हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम हो आपको यूट्यूब सिराज केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो देखिए भाई साहब, पिछले लेक्चर आपको सोल्यूशन 4 में हम पढ़ाए थे कि मोलरिटी के बारे में पढ़ा रहे थे और उसकी न्यूमेरिकल्स का हम चर्चा भी किए थे, है ना। और ये भी बताए थे कि भाई मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी के बारे में पढ़ाए थे। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सोल्यूशन का 5वां लेक्चर, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी का न्यूमेरिकल्स, और इसके साथ पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, और उसका भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स के भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई साहब, आप लिखिए। हाँ, तो लिखने से पहले थोड़ा सा क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखिए भाई साहब। पिछले देखिए हम क्लासेस में बताए थे कि मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी का जो फॉर्मूला था, जैसे M1V1 प्लस M2V2 बटे V, ये नहीं था आपका। तो इसके बेसिस पर हमको आज न्यूमेरिकल्स बनाना है। चलिए आप साथ ही साथ लिखते चलिए। लिखिए क्वेश्चन भाई साहब, लिखिए व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ resulting solution obtained by the mixing of 2.5 liter of 0.5 m urea with लिखिए भाई साहब, with 500 मिलीलीटर of 2 m ऑफ यूरिया। जी भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, अगर आपसे डायरेक्ट मोलरिटी मांग रहा हो, मोलरिटी निकालने के लिए कह रहा हो, तो आप यहां पे गौर करिए। देखिए पिछले में आपको बताए थे कि डाइल्यूटेड किया गया था आपको क्वेश्चन में। तो अगर डाइल्यूट की बात किया गया था तो आप वहां पे क्या बताए थे कि M1V1 इक्वल टू M2V2। और अब आप जब काम करेंगे, अगर वो चीज आपका मिक्सिंग वर्ड लिखा हुआ रहे, अगर वो मिक्सिंग लिखा हुआ, अब तो उसको ले जाना उस बार, ठीक है। अगर ये मिक्सिंग वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि देखिए, आप बताइए भाई साहब, आप यहां पे देखिए 2.5 लीटर दिया हुआ है ना, तो आप यहां पे मान लीजिए V1 बराबर 2.5 लीटर। आप उसके आगे देखिए यहां पे भाई साहब, ये M है ना, ये M का मतलब क्या हो रहा है आपका मोलरिटी, तो यानी M1 का मान 0.5 दिया हुआ है। आगे बढ़िए भाई साहब, देखिए यहां पे V2 का मान दिया है 500 ml। गौर करिए भाई साहब, एक आपका दिया हुआ है वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है और दूसरा आपका दिया हुआ है मिलीलीटर में दिया हुआ है ना। तो आप क्या करिए कि दोनों की यूनिट एक में रखना है। एक में देखिए यहाँ पे लीटर दिया हुआ, दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ मिलीलीटर। तो या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, या मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको बता चुके हैं कि मिलीलीटर को लीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं ना। चलिए ये देखिए, 2 जीरो खत्म, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 लीटर आ गई आपका। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम। अब बताओ यहां पे M2 का भी मान देखिए आपका दिया हुआ है 2m, है ना। सब चीज मुझे दे दिया हुआ है, तो सीधा आपको कह रहा है भाई साहब कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आप सीधा क्या बताओगे कि M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2, ठीक। अब यहां पे चेक कर लो भाई साहब, बताओ M1 का मान आपके सामने में 0.5 इंटू V1 का मान 2.5, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। देखिए M2 का मान 2 इंटू V2 का मान 0.5 अपॉन V1 का मान भाई साहब 2.5 प्लस V2 का मान 0.5। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, गौर करिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहां से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये आया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 1 आएगा, है ना। ये आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो बताइए जोड़ने के बाद देखिए हम कैसे जोड़ रहे हैं, 2.5 और 0.5, बताइए भाई साहब 3 आएगा। यहाँ पे कितना आपका आ गया 3। अब इनको भी तुम जोड़ दो। अब यहाँ पे तुम चेक कर लो कि 1.25 को आप 1 पॉइंट को जोड़ दो, तो देखिए 5 2 और ये 2, यानी आपका 2.25 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका कहलाएगा आंसर। ठीक, आप यहां तक नोट करिए।
चलिए अब इसी के आगे भाई साहब, अब आगे की क्वेश्चन लिखिए। ऐसा ही आपका मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं चलते चलते, लिखिए 2m of HCl, 2m of HCl has 5 milliliter, have 5 milliliter volume, is mixed with 1/10 m of HCl of 1500 ml। तो find out the molarity of resulting solution, molarity of resulting सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए सेम वही क्वेश्चन है भाई साहब, आप क्या करिए आगे इसको डील कर लीजिएगा। देखिए यहां पे गौर करिए, इसके एम का मतलब क्या हुआ, मोलरिटी। अब मोलरिटी के पहले जितना नंबर दिया हुआ है समझ लीजिए यहां पे एम का मान दे दिया है 2। आगे बढ़िए, देखिए यहां पे भी आपका ml में है, ये भी आपका क्या है ml में दिया हुआ, दोनों आपका ml में है। तो कुछ मत करिए कि V1 बराबर यहां पे लिख दीजिए 500, और बताइए m2 का मान लिख दीजिए 1/10, चूंकि यहां पे है ना भाई साहब m/10, तो यहां पे 1 × m/10, यानी m2 का मान हम कितना लिख चलेंगे आपका 1/10। बताओ V2 का भी मान दे दिया गया है 1500 ml दिया हुआ है। तो आपसे मांग रहा है कि मोलरिटी बताओ m1 v1 प्लस m2 v2 बटे v1 प्लस v2, ये नहीं बताए थे आप लोग को। अब बताइए भाई साहब आपके सामने में m1 का मान 2 × v1 का मान 500 प्लस m2 का मान 1/10 × v2 का मान 1500। अब बताइए v1 प्लस v2, तो 500 प्लस 1500, ठीक है। चलिए आप गौर करिए भाई साहब, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सीधा आपका आ जाएगा 1000 प्लस 1 0 से यहाँ पे 1 0 खत्म। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आएगा 150, आप नीचे कितना आपका आएगा भाई साहब 2000, ठीक है। चलिए आप गौर करिए भाई साहब, इसको हम ऐड कर देते हैं, तो आपको ऐड करने के बाद 1150 बटे 2000 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देना, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे लिखिए नेक्स्ट, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाओगे भाई साहब। ये नहीं कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम दिन भर जो है सो पबजी गेम खेलते रहेंगे, नहीं भाई साहब। आपको एग्जाम का डेट फिक्स होगा और होगा, आज नहीं तो कल लॉकडाउन टूटेगा और क्लास फिर हम लोग को ऑफलाइन क्लास चलाना होगा, चलाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक। अब लिखिए भाई साहब कंसंट्रेशन का एक और टर्म्स आपको बताने जा रहे हैं, आपका टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम प्यार से देखिए ppm, आपको हम ppm के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब आपको इससे पहले भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज W/W भी बताए थे ना कि वेट बाय वेट परसेंटेज बताए थे। सेम यहाँ पे चल रहा है आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, वहां पे परसेंटेज का मतलब 100 हो रहा था, अब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब समझिएगा भाई साहब 10 लाख, मिलियन का मतलब क्या होगा भाई साहब 10 लाख, अर्थात 10 के पावर 6, समझना। अब यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे आपने बता रहे थे भाई साहब कि सॉल्यूशन जो बनाते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिक्सिंग कराते हैं, तो इनमें आपको यह बताता है कि खास करके जो पीपीएम होता है हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़े हुए होते हैं। क्यों, अब हम कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि आप समझेंगे कि जैसे सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, ठीक है, तो जिनकी मात्रा सबसे कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। लेकिन आप यहां पे जानेंगे कि हमारे पूरे वातावरण एटमॉस्फेयर की बात कर लो, इस पूरी एटमॉस्फेयर में जितने सारे गैस होते हैं, इस सभी गैस को मान लो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन का मान दिया गया है, और उनमें जो बहुत कम मात्रा में गैस की मात्रा घुला हो, बहुत कम मात्रा में, जिनको माइन्यूट की बात कर, ट्रेस ऑफ सॉल्यूट, ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम, मिनिमम मात्रा में, जो कम मिनिमम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्यूट कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं
लिखे, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute in gram present in 1 million of solution is called ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो हाँ भाई साहब, अब देखिए इनके सबसे पहले एक और हम जानते हैं कि ppm का मतलब क्या हुआ, बताओगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में चाहिए हमको, और दूसरी बात आप यहां पे लिखोगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इंटू 10 के पावर कितना 6। अब बताओगे किसी विलियन के 1 मिलियन में, किसी मिलियन के 1 मिलियन, अब तो इसको लग जा बाहर बाबू, ठीक है। देखिए यहां पे समझेंगे भाई साहब, यहां पे क्या बताया मैंने, किसी विलियन के 1 मिलियन में जितना सॉल्यूट की बहुत कम मात्रा प्रेजेंट हो, तो उस चीज को हम इंडिकेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अब यहां तक नोट करिए भाई साहब, इसके बाद हम फिर समझाते हैं आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से। ठीक, चलिए भाई साहब यहां तक तो हो गया। अब क्या करते हैं, जिसे देखिए आपको हम बताए थे कि मास परसेंटेज में, तो मास परसेंटेज में सब चीज वही लिखाए थे, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू वहां पे हम 100 लिखाए थे ना। अब यहां पे पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या हुआ आपका 10 के पावर 6, अर्थात 10 लाख में कितना सारा का सॉलिड की अमाउंट घुला है, उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं पीपीएम से, पार्ट्स पर मिलियन से। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए न्यूमेरिकल्स के बारे में भाई साहब। चलिए, है ना, तो जैसे यहां पे बात कर रहे हैं कि मान लो 6 × 10 के पावर -3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन dissolved per kg of sea water, then find out of ppm। मान लो ये है क्वेश्चन भाई साहब। जैसे सपोज मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पे सॉल्यूट की सबसे कम मात्रा का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको सीधा हम इंडिकेट किसके रूप में करते हैं, पीपीएम के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं। तो गौर करिए भाई साहब, यहां पे ना तो सॉल्यूट लिखा हुआ है और ना ही सॉल्वेंट लिखा हुआ है, ना ही सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे क्या कहा, गौर करिए। मान लो भाई साहब देखिए, ये आपका एक समुद्र है, ठीक, और इस समुद्र में आप जानते हैं कि बहुत सारे पानी है, बहुत, ठीक है, पानी। अब बताओ ये पूरी पानी का पूरा वेट, इसकी पूरी वेट को मैंने मान लिया सॉल्यूशन का वेट, ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेट है। लेकिन अब बताओ भाई साहब, बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यहां पे बताओ कि यहां पे जो बता रहा है कि पूरे ये समुद्र है, और समुद्र के कितना में पर केजी ऑफ सी वाटर, समुद्र जल के 1 केजी में, पर का मतलब क्या हुआ 1, तो 1 केजी सी वाटर में, समुद्र वाटर में आपका देखिए 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। इसका मतलब है सब यहां पे तो ठीक ठाक दिखने में लग रहा है कि 6 × 10⁻³ का मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुला हुआ है, बहुत कम मात्रा में। जैसे अब क्यों मैं इसी को लिख सकता हूं भाई साहब, देखिए 10 के पावर जो है यहां पे अगर आपको मैं ऐसे कर दूं, अब इसी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो आपको ये बनेगा, यहां पे देखिए प्लस है, ऊपर जाएगा क्या होगा आपका, प्लस माइनस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मैं इसी को दिखा दूं, यहां पे 3 0 और इसको इसे डिवाइड कर दूं, तो सीधा आपको बताएगा कि देखिए, अब ये देखिए भाई साहब, ये आपका ग्राम है, बहुत माइन्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट है, कम मात्रा में 0.00 प्रेजेंट है, जिसकी मात्रा बहुत कम रहे तो वो हमेशा कहलाता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट कहलाता है। गौर करिए, अब यहां पे क्या करते हैं, जैसे कि देखिए भाई साहब, अब बताओ यहां पे लिखिएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भाई साहब
6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अब बताइए यहां पे आगे बताओगे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप बता सकते हैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, डोंट माइंड। बताओ यहाँ पे पर केजी, बताओ 1 केजी बराबर कितना होता है भाई साहब, यहाँ पे साफ साफ कर दिया 1 केजी, पर केजी मतलब 1 केजी, तो 1 केजी बराबर, क्योंकि ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो बताओ क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम के बराबर लिखेंगे। क्लियर? तो अब हमको दो चीज जब मिल गया तो सीधा सीधे क्या करिए कि पीपीएम ज्ञात करिए। तो पीपीएम का भी फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। तो बताओ ऐसा, वेट ऑफ सॉल्यूट का मान दिया हुआ है 6 इंटू 10 के पावर -3 बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1000। क्या मैं 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए अब ये देखिए भाई साहब 6, अब इसको ऊपर करते हैं तो 6 इंटू 10 के पावर -3 इंटू पहले तो 6 है और ये देखिए प्लस में ऊपर जाएगा क्या होगा -3, तो ये 3 हो गया फ्री। ठीक, बताओ आपका आंसर कितना भाई साहब 6 है। अब यहां पे सीधा सीधी ये 6 है तो 6 पीएम, तो 6 पीएम निकल गया ना आपको पीपीएम। तो बात का मतलब है कि 6 पीपीएम का मतलब आप सीधा समझोगे कि यहां पे 6 जो है ये आपको बताता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब 10 लाख में वो कितना घुला हुआ है। ठीक, नोट करिए यहां तक। फिर इसके बाद अगला न्यूमेरिकल लिखिए, एक तो इसी तरह का न्यूमेरिकल है भाई साहब। लिखिए भाई साहब 10 टन ऑफ एयर हैज 0.02 ग्राम ऑफ कार्बन एज अ स्मोक, देन कैलकुलेट पीपीएम। चलो भाई साहब अब देखिए हमने आपसे क्या कहा कि जिसकी अमाउंट सबसे कम होती है, गौर करिएगा भाई साहब इन दोनों में कि यहां पे एक दिया हुआ टन और दूसरा दिया हुआ है ग्राम में, एक टन और दूसरा ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको भी मैंने कहा कि जिसकी अमाउंट सबसे कम होती हो उसको आप क्या मान लोगे, यहां पे बताओगे भाई साहब कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 0.02 ग्राम। ठीक है, अब बताओ कि अब हम यहां पे भी लिखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताइए भाई साहब कितना 10 टन, कितना 10 टन। तो आप गौर करिए कि मान लो यहां पर बोल रहा है भाई साहब एक ग्राम में है दूसरा टन में, तो हम सीधा सीधी से अब हम समझते हैं कि टन को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, टन को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो हम जानते हैं भाई साहब कि बताओ चूंकि 1 टन बराबर आपका होता है, 1 टन आपका होता है 1000 केजी। गौर करिएगा भाई साहब 1 टन बराबर 1000 केजी बराबर 1 टन होता है, और हमको केजी को फिर से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बताओ ये तो पहले से 3 जीरो है, अब केजी को ग्राम में लाने के लिए फिर क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं। तो बताओ सब मिलाकर के मेरे पास 10 के पावर कितना आपका हो जाएगा 7 ग्राम, ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें ग्राम में। तो बताओ मुझे निकालना है पीपीएम बराबर, अभी बताए थे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना चलेंगे भाई साहब, या आप इसी को क्या करेंगे कि 2/10 के पावर -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 गुने 10 के पावर -2 बटे 10 के पावर 7 गुना 10 के पावर कितना भाई साहब 6, ये था फॉर्मूला आपका ना। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 2 गुना 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर 6, अभी ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -7 आपका हो जाएगा। चेक कर लीजिए -7 और -2 कितना हो गया -9, और -9 में 6 जाएगा तो बचेगा आपका 2 गुना 10 के पावर -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप यहां तक नोट करिए। अब इसके बाद हम बहुत लाजवाब टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं भाई साहब। कितना मिनट हो गया 19 मिनट, यहां तक हो गया ना भाई साहब। चलिए साथ ही साथ थोड़ा जल्दी लिखेंगे भाई साहब, और चलिए इतना काम करने के बाद भाई साहब अब आपको एक और टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, और वो टॉपिक्स आपका है नॉर्मलिटी। नाम तो सुना ही होगा भाई साहब, आपको 11th क्लासेस में हम पढ़ाई भी हैं और आप लोग कहीं भी पढ़े भी होंगे, नॉर्मलिटी के बारे में तो पढ़े भी होंगे। तो आप टॉपिक से लिखिए नॉर्मलिटी।
नॉर्मलिटी, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलिटी, जैसे आपको हम पढ़ाए थे भाई साहब कि मोलरिटी के बारे में हम चर्चा किए थे, ठीक है, जैसे हम मोलरिटी के बारे में चर्चा किए थे, सेम थोड़ा सा डिफरेंट है, माइन्यूट। वहां पे देखिए हम बताए थे मोलरिटी में कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल घुला है वो कहलाता है आपका मोलरिटी। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाने किया जा रहा है नॉर्मलिटी। तो आप बताओगे कि 1 लीटर, वो पे फिक्स है कि 1 लीटर वॉल्यूम में जितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिसॉल्व करते हैं, क्या भाई साहब, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिसॉल्व करते हैं वही कहलाता है आपका नॉर्मलिटी। अब ध्यान से पढ़िए और अंत तक ये वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी ये सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute dissolved in 1 liter volume of solution, बताइए कैसे हैं आप, मस्त, ओके। चलिए भाई साहब, अब देखिए मैंने क्या लिखा है भाई साहब, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। आगे भी लिख दिया भाई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। बताओ भाई साहब, मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, गौर करिएगा, और इस कंटेनर में आपका यहां पे सॉल्यूशन है भाई साहब, किसी भी चीज का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को मान लो 1 लीटर वॉल्यूम दिया गया है, और इस 1 लीटर वॉल्यूम में आप जितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का, ध्यान दीजिए कि सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट को घुलाते हैं, तो घुलाने के बाद से जो बनता है दैट्स कॉल्ड यार नॉर्मलिटी। और ये नॉर्मलिटी देखिए, ठीक है, बताओ भाई साहब, नॉर्मलिटी बराबर आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, हमको हर हाल में किस में चाहिए भाई साहब, तो लीटर में चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। आपको आगे जब न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल्स बताते समय ध्यान देना, आपको सबसे पहले नॉर्मलिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हर हाल में चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं भाई साहब, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसका थोड़ा सा आप यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी देखिए। नॉर्मलिटी बताइए, ग्राम, जिस ग्राम इक्विवेलेंट पर नीचे क्या लिखा हुआ है साहब, लीटर, इसका यूनिट भी लिख लीजिए आप। साथ ही साथ जल्दी शॉर्ट स्क्रीन के लिए भाई साहब, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, अब हम क्या करते हैं कि अभी आपने देखा कि नॉर्मलिटी को हम बताए थे भाई साहब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिए कैलकुलेशन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं वैसा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका होता है भाई साहब, याद रखना फॉर्मूला, गिवन वेट
गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। गौर से देखिए भाई साहब, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है भी आपको कि 110% समझा दूंगा। समझिए कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। ठीक, और आगे देखिए भाई साहब, आगे इसी को और डिफाइन करिए कि गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट का एक और फॉर्मूला होता है, याद रखना। इक्विवेलेंट वेट बराबर आपका होता है कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक, अब बताओ भाई साहब ये एन क्या है। अब देख लोगे भाई साहब, समझ जाओगे कि ये भी एन क्या होता है। चलिए अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, बताओ एक गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए ये आपका एन है ना नीचे, ये एन आपका ऊपर चला जाएगा, तो एन इंटू देखिए गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट, बात बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हैं भाई नंबर ऑफ मोल किसके बराबर आपका भाई साहब, याद रखना ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। चलिए हाँ भाई साहब ध्यान दीजिए कि आप गौर करिए कि अभी आपको कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला होता है कि गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट होता है, ध्यान देना। और भाई साहब कुछ भी नहीं किया, देखिए गिवन वेट को कुछ भी नहीं किया। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटे एन, और जब ये एन ऊपर चला जाएगा तो ये एन और गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप बताओ कि हमको नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए कैसे निकालते हैं, एन इंटू नंबर ऑफ मोल, ये n इंटू नंबर ऑफ मोल। क्लियर भाई साहब, बताओ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बताते हैं, n इंटू नंबर ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, n इंटू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, आप यहां तक कॉपी करिए फटाफट। हो गया भाई साहब, यहां तक लिख लेना। चलिए अब इसको हम आगे थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं इसको। ठीक, अब चलिए भाई साहब यहां पे आप किसी को लग रहा होगा कि भाई ये एन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एन आपको क्या बताता है। अब लिखिए आगे कि जहां आपको एन बता रहा है कि ये एन का फैक्टर क्या होता है। ठीक, वेयर स्मॉल एन, कैपिटल एन आपको नॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है और स्मॉल एन बताता है भाई साहब, देखिए यह बताओगे एन बराबर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, या एसिडिटी या बेसिसिटी, या और बताओ भाव साहब इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, एसिडिटी बोल सकते हैं और बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या वायलेंस इलेक्ट्रॉन या वायलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप इतना जानिए भाई साहब कि जहां n का मतलब क्या होता है और n को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए कब हम जानेंगे कि n का मान कितना होता है। चलिए अब यहां तक तो लिख लिए होंगे ना। ठीक, अब देखिए भाई साहब, अब आगे फिर से लिखिए कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। n फैक्टर, हम n फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी का मान हम n का मान कितना लेकर चलेंगे। हाँ, तो मान लो सपोज मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल भाई साहब, जैसे A और B है। ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल से, जैसे बात का मतलब है HCl ले लो, HCl, बताओ HCl को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये टूटेगा H प्लस और ये Cl माइनस, यानी किसी भी एक एटम पे, हेलो किसी एक एटम पे, इसको उठा बाहर ले जाओ, उठा के बाहर ले जाओ उसको। ठीक है, बताओ किसी एक एटम पे जितना चार्ज नजर आवे, जितना, चाहे वो प्लस का चार्ज हो चाहे वो माइनस का चार्ज हो, जितना चार्ज रहे
n का मान उतना कहलाएगा। बताओ H पर कितना प्लस है, 1 प्लस है, या फिर Cl पर कितना माइनस है, 1। जितना चार्ज रहेगा n का मान उतना कहलाएगा। अब बताओ भाई साहब, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, अब इसको भी हम तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस और ये H प्लस। बताओ भाई साहब H पे कितना प्लस है, 1 प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी कितना, 1 माइनस। जितना प्लस और माइनस दिखाए वही n का मान कहलाता है आपका। बताओ भाई साहब और आगे देखिए, जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम जब तोड़ते हैं तो NH4 प्लस और यहाँ पे ये OH माइनस। बताओ इस पे भी कितना प्लस दिख रहा है, 1 प्लस 1 माइनस, तो n का मान 1। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 प्लस है और यहाँ पे 1 माइनस, 1 और 1 2, n का मान 2। गलत भाई साहब, नहीं। आपको किसी भी एक एटम्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स पे जितना चार्ज नजर आवे आप n का मान उतना लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप और जान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए भाई साहब NaCl, बताओ ये भी आपका टूटता है Cl माइनस पे, तो n का मान 1 लीजिएगा। मान लो यहाँ पे MgCl2 रहे, MgCl2, तो मैग्नीशियम हमारा पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, ये हमेशा 2 में टूटता है। बताओ ये क्लोरीन आपका आगे आ जाएगा माइनस में। बताओ n का मान, बताओ मैग्नीशियम पे कितना चार्ज दिख रहा है, 2, इसीलिए यहाँ पे 2, n का मान 2 लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम भी जब भी टूटता है तो हमेशा 2 प्लस में टूटता है, और ये आपका आगे मल्टीप्ला आने के बाद बताओ n का मान इसमें भी आपका कितना आएगा, 2। अगर कभी कभी ऐसा हो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए, और आपको ये पता होनी चाहिए कि एल्युमिनियम पीरियोडिक टेबल का 13 ग्रुप का एलिमेंट्स है और उसकी वैलेंसी वेक्टर भी 3 होता है। तो जब भी टूटता है भाई साहब तो एल्युमिनियम हमेशा +3 में टूटता है, और ये 3 वो H माइनस में। बताओ किसी एटम पे चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज कितना, +3, तो यहाँ पे n का मान कितना आपका होगा, 3, ठीक। और अगर आप चाहे लिखने के लिए तो आप बहुत कुछ ऐसे भी होगा, जैसे मैं और बताता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम का सेकेंड ग्रुप का मान होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस और CO3 2 माइनस में। बताओ n का मान यहाँ भी कितना होगा, 2, क्योंकि किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नजर आवे n का मान आपका उतना होता है, ठीक। आप यहां तक नोट करिए, ठीक है। तो भाई साहब इतना लिखने के बाद ध्यान देना, आज का वीडियो हमारे यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर आपको अगला लेक्चर 6 कल बताएंगे, ठीक है। आप इसको फटाफट साथ साथ कॉपी बनाते जाओगे, फेयर कॉपी बनाते जाओगे, और बढ़िया से कहीं भी अगर आपको लगे कि इस जगह पे हमको समझ में नहीं आवे तो वीडियो को आप रोक करके समझिए और लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर जैसे भी हो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। ओके।